First, we see the introduction to the poet. A.K. Ramanujan is one of the India's finest English language poets. A.K. रामानुजन भारत के अंग्रेज़ी भाषा के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं. He is best known for his pioneering translation of ancient Tamil poetry into modern English. उन्हें प्राचीन तमिल कविताओं का आधुनिक अंग्रेज़ी में अनुवाद करने में अग्रगामी कवि के रूप में जाना जाता है. He was honored with the title of Padma Shri, the fourth highest civilian award in the country. उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री के अलंकरण से सम्मानित किया गया है. He got साहित्य अकेडमी अवार्ड posthumously. उन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला. Now let's see the introduction to the poem. आइए अब हम देखते हैं कविता का परिचय. This poem presents the complex distillation of a lifetime of unusual thought and feeling. ये कविता जीवन काल के असाधारण विचारों एवं भावनाओं का जटिल शोध प्रस्तुत करती है. The poem describes the theory of differences among religions through the symbol of clock towers. घड़ियों के मीनारों के प्रतीकों द्वारा यह कविता धर्मों के बीच भेदभावों को वर्णित करती है. This poem also represents the average Indian's feeling both towards human violence and nature's fury. ये कविता एक औसत भारतीय की भावनाओं को मानव हिंसा और प्रकृति के क्रोध की ओर से प्रतिनिधित्व करती है. Now we start the explanation of the poem. Or listen to the clock towers of any old well-managed city beating their gongs round the clock. Gongs means a large flat circular piece of metal hit by a hammer to make a sound, यानी घंटा. Round the clock, always, हमेशा. Slightly, a little, थोड़ा सा. तो क्या कहते हैं इसमें? और listen to the clock towers. समय और पुनः समय या घड़ी के मीनारों की घंटी की आवाज़ को सुनिए और लिसन. घड़ी के मीनारों की जो घंटी की आवाज़ है उसको सुनिए. ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी, जो किसी भी प्राचीन व्यवस्थित शहर में. वेल मैनेज्ड सिटी जो होती थी पहले, जिस तरह से व्यवस्थित शहर बसाए जाते थे, तो उसमें क्लॉक टावर ज़रूर मतलब होता था ताकि वो शहर को समय बता सके. अपने घंटों को वो हमेशा ही बजाता रहता है, प्रत्येक को धीरे धीरे से. ईच स्लाइटली. ऑफ द अदर्स टाइम डीपर और लाइटर. इन इट्स ब्रॉन्ज बीटिंग आउट अ डिफरेंट सीक्वेंस. ईच हाफ आर आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ अलॉय अ मेकर्स शेकिंग हैंड. देखिए, ब्रॉन्ज जो है कांसा, तांबा और टिन के मिश्रण से जो एक धातु बनती है, मिश्र धातु, वो कांसा है. और सीक्वेंस मतलब क्रम से होने वाली क्रियाएं. अलॉय मिश्र धातु जो किन्हीं दो धातुओं से मिलकर बनता है, वो अलॉय होता है. तो ये कहते हैं ऑफ द अदर्स टाइम डीपर और लाइटर. प्रत्येक घंटा धीरे से दूसरे समय पर गहरा या हल्के रूप में अपने कांसे की छड़ी से. इन इट्स ब्रॉन्ज बीटिंग आउट ए डिफरेंट. कांसे की छड़ी से प्रत्येक आधे घंटे के क्रम से बचता है. दूसरी मिश्र धातु को बनाने वाले का हिलता हुआ हाथ. हिलता हुआ हाथ क्या बताया उन्होंने? शेकिंग हैंड. तो कहने का मतलब ये है कि जो समय हर शहर में बज रहा है मीनार के द्वारा, घंटे के द्वारा, उसमें कुछ डिफरेंस है. हर शहर में अलग अलग समय 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसकी वजह यह है कि वो ब्रॉन्ज जो काम में लिया गया है मिश्र धातु, उसके मिलावट में, अमलगमेशन में कुछ डिफरेंस है. कुछ कांसे में कोई मिश्र धातु जो जिससे ये बना है कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, या बनाने वाले के हाथ थोड़े से कांप गए हैं, शेकिंग हैंड्स हुए हैं उसके, या आउट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ अलॉय, या फिर वो जो मिश्र धातु है
वो किसी चीज़ की कमी, एक्सीडेंट का मतलब यहाँ दुर्घटना नहीं है बल्कि किसी चीज़ की कमी की वजह से उनमें डिफरेंसेस आता है। देखिए कवि अपने पॉइंट पर आ रहा है धीरे धीरे कि हर शहर को जो समय का प्रतीक है, समय बता रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहे हैं क्योंकि आगे जाके इसे किसी और चीज़ से कंपेयर करने वाले हैं। इसी लाइन को देखते हैं। अ मेकर्स शेकिंग हैंड इन स्विट्ज़रलैंड और द म्यूचुअल डिस्टेंसेस कॉमोमोरेटिंग अ डोनर्स विम। इसमें क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड का नाम क्यों आया, क्योंकि स्विस वॉचेस जो होती हैं, स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ पूरे दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड कहलाती हैं, अच्छी घड़ियाँ मानी जाती हैं वो। तो इसमें क्या हुआ कि तो स्विट्ज़रलैंड में जो घड़ियाँ बनाने वाला है मेकर शेकिंग हेड, उसके हाथ शायद बनाते वक्त काँप गए होंगे, तो वो जो 19-20 का डिफरेंस हम कहते हैं वो हर घड़ी में आ रहा है। बिल्कुल पूरी दुनिया की घड़ियाँ, हर शहर की घड़ी एक जैसा समय नहीं बता रही, उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस की वजह ये इन्होंने बताई है कि शायद वो मिश्र धातु में कुछ अमलगमेशन में कुछ उसकी माप में ऊंच नीच हो गई होगी या बनाने वाले के हाथ कांप गए होंगे। तो ये 2-3 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से म्यूचुअल डिस्टेंसेस, जो आपसी जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसमें डिफरेंस आ रहे हैं। कॉमोमरेटिंग यानी स्वर्ण उत्सव, यानी किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना। और डोनर्स विम, डोनर मीन्स देने वाला, और विम यानी उसकी सनक या फिर इच्छा। तो जिसने भी ये बनाया है इन घड़ियों को, उसमें चेंजेस आने की वजह उसकी इच्छा या सनक हो सकती है, या उसके बनाते समय हाथ कांप गए। तो उन घड़ियों में समय में जो डिफरेंस आ रहा है उसके ये रीज़न हमें कवि ने दिए हैं। सी द नेक्स्ट स्टेंजा। द perennial feuds and seasonal alliances of Hindu, Christian, and Muslim, cut off sometimes by a change of wind, a change of mind, or a siren between the pieces of backstreet quarrel. Perennial means everlasting, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। और फ्यूड्स मीन्स म्यूचुअल हॉस्टिलिटी बिटवीन टू फैमिलीज़, यानी झगड़े वगैरह। और अलायंसेस मतलब समझौता, एसोसिएशंस, एग्रीमेंट। तो इसमें कहते हैं कवि कि जिस तरह घंटे की जो सुइयां हैं उनमें डिफरेंस है, यानी कि सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स, उनके साइज़ में जो डिफरेंस है और उनमें आपस में जो दूरी है, वो सब घड़ियाँ एक साथ कभी मिलती हैं और कभी अलग अलग रहती हैं। तो ज़्यादातर वो अलग अलग ही हमें दिखाई देती हैं। तो इसी तरह क्योंकि के रामानुजन भारतीय हैं, तो भारत की संस्कृति को उन्होंने अपनी इस कविता में लिया है। संस्कृति कहें या यहाँ का जो माहौल रहता है, जो फ़िज़ा यहाँ की रहती है, उसके बारे में कि यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम। तो जाहिर है कि उनमें भी डिफरेंसेस हैं। वही डिफरेंसेस को इन्होंने बताया है उन घड़ियों के सुइयों के प्रतीक से, सिंबल से उसको सिम्बलाइज किया है कि वो जो डिफरेंस जितना उनमें है उतना ही हमारे यहाँ पर धर्मों में है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस की वजह से कभी पेरेनियल फ्यूड्स होते रहते हैं, यानी आपसी उनके झगड़े आपस में होते रहते हैं, और कभी सीजनल अलायंसेस, और कभी वो उनमें गठबंधन भी हो जाते हैं। तो जिस तरह ये जो घड़ी की सुइयाँ हैं कभी एक साथ मिलती हैं और फिर ज़्यादातर ये हमेशा अलग अलग भी रहती हैं। तो इसी को इन्होंने इससे कंपेयर किया है। कट ऑफ समटाइम्स बाय ए चेंज ऑफ विंड, चेंज ऑफ माइंड। तो कभी कभी क्या होता है कि ये डिफरेंसेस कभी कम हो जाते हैं और कभी बढ़ जाते हैं। कभी हवा की वजह से, यानी मौसम की वजह से चेंजेस आ जाते हैं इंसान में। कभी उनके विचारों में, चेंज ऑफ माइंड, विचारों में मतभेद हो जाता है। और ए सायरन बिटवीन द पीसेज ऑफ बैक स्ट्रीट क्वारल। और कभी कभी क्या होता है कि शांति, बैक स्ट्रीट क्वारल जो है, लड़ाई झगड़े जो होते रहते हैं गलियों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी बातों में, वो होते रहते हैं। इसकी वजह से जो आपस में लोग हैं, एक एक गली के लोग भी अगर हैं, तो वो आपस में बढ़ जाते हैं क्योंकि विचारों में मतभेद आ जाता है, दूरियां उनमें बढ़ जाती हैं। One day you look up and see one of them eyeless, silent, a zigzag sky showing through the knocked out clockwork after a riot, a peace march, time bomb,
or a precise act of nature in a night of lightnings. तो लुकअप मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु को ध्यान से देखने के लिए नज़रें ऊपर उठाना। तो वन डे यू लुक अप एंड सी वन ऑफ देम, उस स्थिति में आप एक दिन नज़रें उठाकर उनमें से किसी को देखोगे। तो यहाँ पर समय के साथ आए परिवर्तन के बारे में कवि बता रहा है। और आईलेस साइलेंट जिगजिग स्काई शोइंग थ्रू द नॉक्ड आउट क्लॉकवर्क। तो आफ्टर ए राइट, राइट मीन्स क्लैशेस या दंगा करना। तो प्रिसाइज आया इसमें, क्लियर एंड एक्यूरेट, स्पष्ट और सही। लाइटनिंग मतलब बहुत ज़्यादा फुर्तीला या अचानक, वेरी क्विक और सडन। तो कवि कहते हैं कि जब आप नज़रें उठाकर देखोगे तो शांत बिना आँखों वाला टेढ़ा मेढ़ा आकाश आपको टूटे फूटे हुए घड़ी के कार्य जो एक दंगे के बाद की स्थिति होती है दिखा रहा होगा। इसके पश्चात शांति हेतु पद यात्रा जो एक बम की भांति विस्फोट करती है, या प्रकृति का कोई फुर्तीला कार्य रात्रि की त्वरितता में आपको दिखेगा। तो इस कविता में कवि का समय को लेकर एक अलग ही नज़रिया है। इसमें समय के बारे में नहीं बताकर घड़ी की जो सुइयां हैं और उसमें जो डिफरेंसेस हैं उनको धर्मों के डिफरेंसेस से इन्होंने कंपेयर किया है, और उसके रीज़न भी बताए हैं कि जिस तरह घड़ी बनाने वाले के हाथ कांपे या उसने मिश्र धातु में मिश्र करते हुए मिलाते हुए कुछ चेंजेस कर दिए कम ज़्यादा, तो उसमें डिफरेंस आए। तो इसी तरह अलग अलग धर्मों के जो धर्म प्रचारक होते हैं, उपदेशक होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, वो धर्मों को जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, लोगों को बताते हैं, उनमें वो अपने ज़ाती मफाद को देख लेते हैं, यानी उनका अपना खुद का फ़ायदा देखते हुए लोगों को उसके बारे में बताते हैं। और जो सीधे साधे भोली भाली जनता होती है वो उसको एज इट इज़ फॉलो कर लेती है। अब उसको फॉलो करने में उनका कई दफ़ा नुकसान भी हो जाता है। वो इतने ज़्यादा कट्टरपंथी बढ़ जाते हैं कि कम्युनल राइट्स का रूप ले लेते हैं, यानी धर्म के खातिर वो लड़ने झगड़ने और मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो क्योंकि एक समय जो चीज़ है, घंटा जो है, क्लॉक टावर जो है, वो सबको सही समय बताने के लिए, सही राह दिखाने के का प्रतीक है। लेकिन अगर उसमें डिफरेंस है तो फिर लोग समय के अनुसार नहीं चल रहे, गलत तरीके से बिहेव करेंगे, उनके शेड्यूल्स चेंज होंगे। इसी तरह अगर धर्मगुरु जो होंगे, अगर वो सही राह नहीं दिखाएंगे तो फिर लोग किस तरह सही रास्ते पर चलेंगे, और इसका अंत यही होगा कि लोग आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे और प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे। तो इस तरह ए.के. रामानुजन ने एक थोड़ा सा जटिल टॉपिक लिया है और उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ डिफरेंट है, ऑफ बीट है ये टॉपिक। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्सप्लेनेशन करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।